बेथ अपने बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बेथ के पति ओवेन ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस वीरानी रात में बेथ अकेले ही अपने दुख और दर्द को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर बेथ जब नीचे आई तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तभी बेथ को दरवाजे के शीशे में अजीब और डरावनी काली परछाई दिखी। बेथ ने घबराकर जैसे ही उसकी तरफ देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन बेथ अपने पति ओवन का सारा सामान पैक कर रही थी। अब वो इस घर को बेचकर जाने वाली थी। सामान पैक करते समय उसकी नजर ओवन की एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उस डायरी में ओवन ने पूरे घर का नक्शा बना रखा था। दरअसल यह घर ओवन ने खुद डिजाइन किया था। लेकिन तभी बेथ को उस डायरी में एक और नक्शा दिखा जो बिल्कुल इसी घर के नक्शे जैसा दिख रहा था। बस उसका डिजाइन इस घर के नक्शे से ठीक उल्टा था। जैसे कि इस घर के नक्शे में अगर दरवाजा दाईं ओर बना था तो उसमें बाईं ओर। इसी तरह से उस दूसरे घर के नक्शे में बनी हर चीज इस घर से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। डायरी में एक जगह लिखा था, ट्रिक इट, डोंट लिसन टू इट, यानी उसकी मत सुनो, बस उसे उलझाओ। ये सब देखकर बेथ को कुछ अजीब लगा, पर वो कुछ समझ नहीं पाई। आधी रात के वक्त जब बेथ सो रही थी, उसी समय घर में रखा म्यूजिक सिस्टम अचानक खुद ब खुद बजने लगा। बेथ चौंक कर उठ बैठी। तभी उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी। उस पर ओवेन के नंबर से एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में बेथ को नीचे आने के लिए कहा गया था। यह देखकर बेथ हैरान रह गई। उसने घबराते हुए तुरंत ओवेन के नंबर पर कॉल किया। कॉल पर दूसरी तरफ से ओवेन की टूटती सी आवाज आई, बेथ ने भर्राई आवाज में पूछा, ओवेन, क्या ये तुम हो? उस आवाज ने कहा, हां बेथ, खिड़की से बाहर देखो, मैं तुम्हें नजर आऊंगा। बेथ ने जैसे ही खिड़की के बाहर झांका, उसे ओवेन दिखा जो झील पर बिना कपड़ों के खड़ा था। वो पानी पर ऐसे खड़ा था जैसे वहां कोई जमीन हो। उसने मुड़कर बेथ की तरफ देखा। तभी बेथ की नींद एक झटके से खुल गई और वो उठ बैठी। दरअसल ये सब सिर्फ एक सपना था, पर बेथ का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। बेथ ने जब नजर घुमाई तो पाया कि वो बाथरूम के अंदर सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब नींद में बेडरूम से सीधे बाथरूम में आकर सो गई। बेथ ने तुरंत जाकर ओवेन का फोन चेक किया। उसने पाया कि ओवेन के फोन से कोई भी मैसेज उसके फोन पर नहीं आया था। वो महज एक सपना था। फोन चेक करने के दौरान ही अनजाने में बेथ फोन की पिक्चर गैलरी में चली गई। वहां उसे कई पुरानी यादगार पलों की तस्वीरें दिखने लगी। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक औरत लाइब्रेरी में खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो बगल से दिखने में बिल्कुल बेथ जैसी लग रही थी। ये देखकर बेथ हैरान रह गई। उसने तुरंत ये बात अपनी सहेली क्लेयर को बताई और उस तस्वीर को भी दिखाया। तस्वीर को देखकर क्लेयर को भी यही लग रहा था कि वो बेथ ही है, लेकिन बेथ का कहना था कि उसके पास उस लड़की के जैसे कपड़े थे ही नहीं और ना ही उसे याद है कि वो किसी बुक स्टोर में ओवेन के साथ गई हो। इस बात ने बेथ को बेचैन कर दिया था। उसे शक हो रहा था कि ओवेन की शायद किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। क्लेयर ने उसे समझाते हुए कहा, ओवेन जा चुका है बेथ, इसलिए उसकी इस तरह से जासूसी करना ठीक नहीं है। ये बातें तुम्हें और परेशान ही करेंगी। इसके बाद क्लेयर बेथ का दिल बहलाने के लिए उसे ड्रिंक पर ले गई। बार में बेथ के और भी दोस्त ड्रिंक के लिए आए थे। हल्की फुल्की बातचीत के बीच बेथ ने अचानक उनसे सवाल किया, क्या तुम लोग भूत में यकीन करते हो? ये सवाल सुनकर सभी थोड़े हैरान रह गए। बेथ ने फिर आगे बताया कि उसे अजीब से सपने आ रहे हैं और उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। हाल ही में वो नींद में भी चलने लगी है।
बेथ ने आगे बताया कि घर बनाने के बाद ओवेन के साथ अजीब सी चीजें होने लगी थीं। वो थोड़ा परेशान रहने लगा था और उसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई थी। उसके मरने के बाद वो सारी चीजें अब बेथ के साथ घट रही थीं। बेथ ने ओवेन का सुसाइड नोट पार्टी में बैठे सभी दोस्तों को दिखाया। उस नोट में बहुत अजीब सी लाइनें लिखी थीं। उसमें लिखा था, यू वेयर राइट, देयर इज नथिंग, नथिंग इज आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ। इसका मतलब था, तुम सही थी, यहां कुछ नहीं है, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं पड़ा, अब तुम सुरक्षित हो। इस नोट का मतलब कोई नहीं समझ सका। बेथ ने कहा, मैं भी जानना चाहती हूं कि इसमें जो लिखा है इसका मतलब क्या है, पर एक बात तो पक्की है कि मैं ऐसे सनकी के साथ रहती थी जो मुझे बीच मझधार में छोड़ गया, और साथ में ये पहेली भी। बेथ के हर शब्द में उसकी तकलीफ झलक रही थी। क्लेयर से ये सब देखा नहीं गया और वो बेथ को लेकर वहां से निकल गई। घर पहुंचकर दोनों बातें करने लगी। बेथ ने क्लेयर से कहा, बाहर में दरअसल मैंने तुम सबसे झूठ बोला था, मुझे उस सुसाइड नोट में लिखी हुई बातों का मतलब पता है। बेथ ने आगे बताया, जब मैं 17 साल की थी तो मेरा एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में मेरे फेफड़े पूरी तरह से चूर हो गए थे और मेरे दिल की धड़कन भी थम गई थी, लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह मुझे बचा लिया। उस वक्त सबने मुझसे पूछा था कि जब मेरी सांसें रुक गई थी तो मुझे क्या दिखाई दिया था। मैंने उनसे कहा था मुझे कुछ याद नहीं है, पर जानती हो मुझे सब याद था। वहां मुझे अंधेरा दिखा था, वहां कुछ भी नहीं था, नथिंग। ये बात मैंने सिर्फ ओवेन को बताई थी। ओवेन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, यू वेयर राइट, देयर इज नथिंग। मुझे लगता है कि ओवेन किसी वजह से उसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। क्लेयर ने पूछा, पर ओवेन ने लिखा था नथिंग इज आफ्टर यू, यानी नथिंग तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? जवाब में बेथ ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। बात करते करते बेथ की आंख लग गई। अचानक पूरे घर में तेज शोर होने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि बेथ घबराकर नींद से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि क्लेयर वहां नहीं है, शायद वो अपने घर चली गई थी। तभी ओवेन की आवाज बेथ के कानों में गूंजी, दरवाजा खोलो। बेथ दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। बेथ फिर अपना टॉर्च लेकर बाहर निकली और सावधानी से चारों तरफ देखने लगी। बाहर का माहौल बेहद खामोश और डरावना था। तभी कुछ लड़कियां उसके सामने से दौड़ती हुई गुजरी और बिना रुके सीधे झील में छलांग लगा दी। ये देखकर बेथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेथ ने जब किनारे के पास जाकर नीचे झांका तो लड़कियों का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर झील के दूसरी तरफ गई। वहां उसे एक और घर दिखाई दिया। ये घर उसने पहली बार देखा था। अचानक उसके कानों में फिर से ओवेन की आवाज गूंजी, बोट पर जाओ। बेथ की नजर बोट पर गई, वही बोट जिसमें बैठकर ओवेन ने खुद को गोली मार ली थी। बेथ तुरंत नीचे उतरकर बोट तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोट के अंदर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। सीटों और तख्तों पर जगह जगह ताजे खून के छींटे फैले हुए थे। ये नजारा देखते ही बेथ की हिम्मत जवाब दे गई। घबराई हुई बेथ वापस लौटने लगी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जब मुड़कर देखा तो खून से सने पैरों के निशान उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल उसने अपने गाल पर किसी के स्पर्श को महसूस किया। बेथ का रोम रोम सिहर उठा। उसे लग रहा था कि वो साया शायद ओवेन की आत्मा है। बेथ ने पूछा, ओवेन, क्या ये तुम हो? उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो ओवेन को छू लेना चाहती हो, लेकिन तभी उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस साये ने बेथ को बोट में लिटा दिया। जब बेथ की आंखें दोबारा खुली तो उसने खुद को बोट में लेटा पाया। बोट झील के दूसरे किनारे पर आकर लगी थी। तभी उसकी नजर सामने गई। उसके सामने वही घर मौजूद था जो उसे झील की दूसरी तरफ से दिखा था। बेथ बोट से बाहर निकलकर उस घर के सामने पहुंची। वो घर हूबहू बेथ के घर के जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि उसकी बनावट पूरी तरह से उल्टी थी, आईने के प्रतिबिंब की तरह। बेथ ने ओवेन की डायरी में जो दूसरे घर का नक्शा देखा था, वो शायद इसी घर का था। तभी बेथ को घर की खिड़कियों के उस पार जो नजारा दिखा, उसे देखकर बेथ के होश उड़ गए। उस घर में
हर कमरे में उससे मिलती जुलती शक्ल की औरतें मौजूद थीं। बेथ की नजर एक खिड़की पर गई। वहां ओवेन भी मौजूद था और एक औरत के करीब आने की कोशिश कर रहा था। तभी ओवेन ने अपना हाथ उस औरत की गर्दन की तरफ बढ़ाया, जैसे ही वो गला दबाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। ये सब देखकर बेथ भागती हुई उस घर के अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही रात का अंधेरा दिन के उजाले में तब्दील हो गया और जब उसने सामने देखा तो वो हैरान रह गई। उसने खुद को ही सोफे पर लेटा हुआ पाया। अचानक सोफे पर लेटी बेथ की आंखें खुल गईं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो समझ गई कि वो फिर से कोई सपना देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर घर के मेन डोर पर गई। वो दरवाजा खुला हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे उसने कुछ ही सेकंड्स पहले सपने में खोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या हकीकत। जो भी उसने सपने में देखा था वो बिल्कुल असली लग रहा था। बेथ को लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। तभी उसकी नजर उस कार्टन बॉक्स पर पड़ी जिसमें उसने ओवेन की सारी चीजें संभाल कर रखी थी। बेथ ने वो बॉक्स खोला। उसमें से ओवेन का लैपटॉप निकालकर उस लड़की की तस्वीर को ढूंढने लगी जो उसने ओवेन के फोन में देखी थी। थोड़ी देर तलाशने के बाद आखिरकार वो तस्वीर उसे मिल गई, लेकिन तभी उसकी नजर उस फोल्डर पर पड़ी जिसमें यह तस्वीर सेव थी। लेकिन जब उसने उस फोल्डर को ओपन किया जिसमें वो तस्वीर सेव थी, वो हैरान रह गई। वहां पर दर्जनों और दूसरी लड़कियों की तस्वीरें भी मौजूद थीं। वो लड़कियां दिखने में बेथ की तरह ही लग रही थीं। उन तस्वीरों से ऐसा लग रहा था कि ओवेन बेथ के जैसी दिखने वाली लड़कियों का पीछा करके उनकी तस्वीरें निकालता था। ये देखकर बेथ को बहुत अजीब लगा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ओवेन के ऐसा करने के पीछे आकर उसका मकसद क्या था। अगले दिन बेथ वहां उस जंगल में गई। वहां उसे सपने में वो जो घर दिखा था, जो उसके घर की हूबहू उल्टी परछाई थी। उसी दौरान जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात पड़ोसी मेल से हो गई, जो अपने कुत्ते को वहां घुमाने लाया था। मेल ने बेथ से सुनसान जंगल में अकेले घूमने का कारण पूछा। बेथ ने बताया, दरअसल कल रात मैंने यहां पर रोशनी देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई घर है। मेल ने कहा, यहां कोई घर कैसे हो सकता है बेथ? ये पूरा जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। यहां पर घर बनाना गैर कानूनी है। मुझे लगता है कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, इसलिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें इस वक्त अपने दोस्त या परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि इस वीरान जंगल में। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम आज दोपहर मेरे घर लंच के लिए आ जाओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। बेथ ने भी लंच के लिए हामी भरी और फिर मेल से विदा लेकर वहां से निकल गई। लौटते वक्त बेथ को एक पेड़ के तने पर एक निशान बना दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लैंडमार्क के लिए उस तरह का निशान बनाया था। बेथ जब निशान की दिशा में आगे बढ़ी तो उसे पेड़ के झुरमुट में सच में घर दिखा। यह घर दरअसल अधूरा बना हुआ था और बिल्कुल बेथ के घर के जैसा ही दिख रहा था। बेथ उस अधूरे घर के अंदर दाखिल हुई। वहां अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति पर गई। मूर्ति बेहद अजीब लग रही थी। उस पर जगह जगह लोहे के कील ठोके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ति किसी काले जादू में इस्तेमाल की जा रही थी। यह सब देखने के बाद बेथ को शक हुआ कि मेल ने जानबूझकर इस जंगल में कोई घर ना होने की बात कही थी ताकि वो बेथ को इस घर से दूर रख सके। कोई तो राज था जो मेल उससे छुपा रहा था। यह बात समझ में आते ही बेथ ने गुस्से में उस मूर्ति को लिया और बिना देरी किए सीधे मेल के घर पहुंच गई। उसने मूर्ति मेज पर पटकते हुए गुस्से से कहा, यह कैसी घिनौनी मूर्ति है मेल? क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुमने मुझे गुमराह करने की कोशिश की ताकि मैं उस घर में ना जा सकूं। अब सच सच बताओ, आखिर ओवेन दूसरा घर क्यों बना रहा था? मेल सवालों के बौछार से हड़बड़ा गया। उसने बेथ को शांत करते हुए कहा, बेथ, मुझे उस अधूरे घर या इस अजीब मूर्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने तो बस एक बार ओवेन को जंगल में देखा था, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हें देखा। पर उस दिन ओवेन अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी और वो लड़की बहुत हद तक तुम्हारे जैसी दिख रही थी। मेल ने आगे कहा कि वो बेथ को इस बारे में बता सकता था, लेकिन ओवेन ने उसे ये बात बताने से मना किया था।
मेल ने झिझकते हुए कहा। ओवेन उसी रात मेरे घर पर आया था। वो शराब के नशे में था और पूरी तरह से मिट्टी से सना था, जैसे वो कोई गड्ढा खोद कर आया हो। उसने मुझे बताया कि उसके मन में कुछ अजीब सी ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें जिनसे वो खुद भी शर्मिंदा था। वो उन्हें दबाने और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। मेल ने आगे समझाते हुए कहा, लेकिन बेथ, ओवेन अब जा चुका है। उसने जो कुछ किया था वो अतीत की बातें हैं, इसलिए बीत चुकी बातों पर अब तुम परेशान मत हो। इन बातों को अब जाने दो। बेथ मेल के घर से लौटते वक्त और भी बेचैन हो चुकी थी। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। घर पहुंचते ही उसने फिर से ओवेन के सामान की छानबीन शुरू कर दी, ताकि उसे उन सारी बातों का पता चल सके जो ओवेन उसकी जानकारी के बाहर कर रहा था। तभी एक बॉक्स में उसे एक किताब मिली। वहां जगह जगह मंत्रों, रिचुअल्स और बलि जैसी बातों का जिक्र था। उसे समझ में आ गया कि यह कोई जादू टोने की किताब है। उस किताब में एक ऐसी डॉल की तस्वीर भी छपी थी जिसके चारों तरफ रॉड घुसी हुई थी। ये डॉल बिल्कुल उसी तरह थी जैसी बेथ को जंगल वाले घर में मिली थी। किताब में साफ लिखा था, इस तरह की डॉल वुडू जादू में इस्तेमाल की जाती है। वहीं पर किया ड्रोआ जादू का भी जिक्र था, जिसमें भूल भुलैया या किसी चीज का उल्टा प्रतिरूप बनाकर बुरी शक्तियों को कमजोर या भ्रमित किया जा सकता था। इस विधि में यह बताया गया था कि पहचान और जगह के साथ खिलवाड़ कर बुरी शक्तियों को भटकाया जा सकता है। उन्हें ऐसी गलतफहमियों में डाला जाता है कि वे अपने असली शिकार तक पहुंच ही ना पाएं। ये सब पढ़ते हुए बेथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसके जहन में बार बार बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ओवेन ये जादू टोने के पीछे क्यों पड़ा था? वो क्या कर रहा था? बेथ ने किताब के पहले पन्ने पर लगे स्टैंप को चेक किया तो पता चला यह किताब बुक एंड मेलोडीज बुक स्टोर से खरीदी गई थी। बेथ ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और इंटरनेट पर उस बुक स्टोर का पता ढूंढ निकाला। तभी ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। बेथ जब ऊपर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा पसरा था। यह कमरा दरअसल ओवेन का वर्कशॉप था। बेथ अंदर जाकर टहलने लगी। अचानक उसकी नजर कमरे के बीचों बीच बने लकड़ी के खंभों पर गई। उस खंभे के कॉर्नर से बन रहे पैटर्न से किसी इंसानी शक्ल की आकृति बनते दिख रही थी। तभी अचानक उस आकृति ने गर्दन घुमाकर बेथ की तरफ देखा। यह देखकर बेथ डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत बटोरकर उस खंभे के पास जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। बेथ को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो ओवेन की आत्मा थी। उसने बेचैन होकर ओवेन को पुकारा, पर उसकी आवाज बस दीवारों से टकरा कर रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेथ के दिल की गहराई में ओवेन के लिए अब भी वही चाहत थी। वो किसी भी रूप में ओवेन को फिर से पाना चाहती थी, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना हो, क्योंकि बेथ अब भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। अगले दिन बेथ बुक एंड मेलोडीज बुक स्टोर में पहुंची। वहां जाकर उसने पता करने की कोशिश की कि ओवेन ने वहां से और कौन कौन सी किताबें खरीदी थीं, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तभी उसकी नजर बुक स्टोर में काम कर रही एक लड़की पर ठहर गई। बेथ जैसे उसके पास गई, उसका दिल धक से रह गया। वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने ओवेन के मोबाइल में देखी थी। बेथ ने उससे बातचीत शुरू की। उसने अपना नाम मैडलीन बताया। बेथ ने उसे बताया कि वो ओवेन की पत्नी है। यह सुनते ही मैडलीन का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। बेथ की पूछताछ करने पर उसने बताया, मेरे और ओवेन के बीच कोई संबंध नहीं था, मैं तो बस उसे थोड़ा बहुत जानती थी। लेकिन बेथ को मैडलीन की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें सारी गलती ओवेन की ही थी। वही कई लड़कियों के चक्कर में पड़ा था, इसलिए बेथ फिर आगे कोई बहस किए बिना बुक स्टोर से लौट आई। वो शाम के वक्त अपनी दोस्त क्लेयर से मिलने गई। उसने क्लेयर को सारी बातें बताई। क्लेयर ने उससे पूछा, तो तुमने उस लड़की का विश्वास कर लिया कि वो ओवेन के साथ नहीं सोई थी? इस सवाल से बेथ झुंझला गई। उसने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ होगा। ओवेन को अगर सिर्फ उसके साथ सोना होता तो मैं समझ भी सकती थी,
पर उसके मोबाइल में आधे दर्जन दूसरी औरतों की भी तस्वीरें थीं, जिनका वो पीछा कर रहा था। मजे की बात यह है कि वो सभी मेरी तरह दिखती थीं। अगर उसे मेरा चेहरा इतना ही पसंद था तो वो मुझे चीट क्यों कर रहा था? आखिर ये कैसा पागलपन था? जरूर इसके पीछे कोई और ही राज है। बेथ को इस तरह परेशान होते देख क्लेयर ने उसे प्यार से समझाया, जो हो गया उसे अब जाने दो बेथ। ओवेन इस दुनिया से चला गया है, पर तुम नहीं। तुम्हारे पास जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम कुछ दिन के लिए अपने घर से दूर रहो। तुम कुछ दिनों के लिए यहीं मेरे घर ही रुक जाओ। क्लेयर के समझाने पर बेथ थोड़ी शांत हुई। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो क्लेयर, बस आज की रात मैं अपने घर जाऊंगी। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए उस घर से दूर रहूंगी। इतना कहकर बेथ क्लेयर के घर से चल दी। घर पहुंचने के बाद बेथ को फिर से ओवेन की याद सताने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कहो, सुन रहे हो ना? बेथ के ऐसा कहते ही दरवाजे पर नॉक हुआ। बेथ ने तुरंत दरवाजा खोला, बस इसी उम्मीद से कि कहीं ओवेन की झलक मिल जाए। लेकिन दरवाजे पर मैडलीन खड़ी थी। मैडलीन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहां चली आई। बेथ ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम? मैडलीन ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। यह सुनते ही बेथ के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, पर फिर भी उसने खुद को शांत रखा। बेथ ने मैडलीन को अंदर आने का इशारा किया। अंदर आने के बाद मैडलीन ने बताना शुरू किया, बेथ, मैंने सच कहा था, मेरा और ओवेन का कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, जब मैं उससे मिली तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसने मुझे यहां बुलाया, इसी घर में। फिर उस दिन ओवेन मुझे एक और घर दिखाने ले गया। वो घर बिल्कुल इसी घर जैसा था, लेकिन उसकी बनावट पूरी तरह उल्टी थी। ये सब सुनकर बेथ का पारा गर्म हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? तुम भी उस घर में गई थी? ओवेन ने क्या किया तुम्हारे साथ? मैडलीन ने आगे बताया, ओवेन ने वहां रखी एक अजीब सी डॉल को पकड़ने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद हम दोनों ने किस किया, लेकिन फिर उसने मेरा गला पकड़ लिया। शुरू में तो मुझे लगा कि वो बस एक्साइटेड है, लेकिन फिर उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर कसने लगी। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने घबराकर उसे रुकने के लिए कहा, वो रुक भी गया। उसके बाद वो चुपचाप मुझे घर छोड़ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा था कि अब वो ये सब और नहीं कर सकता। इतना कहकर मैडलिन चुपचाप वहां से चली गई। मैडलिन की बातों ने बेथ के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे, जिनके जवाब उसे उसी जंगल वाले घर में मिल सकते थे। बेथ बिना देर किए निकल पड़ी उसी रहस्यमय घर की ओर। वहां पहुंचकर बेथ ने बेचैनी में ओवेन का नाम पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उसका पैर लकड़ी के फर्श के सड़े हुए हिस्से पर पड़ा। पैर पड़ते ही तख्ता टूटकर धंस गया। बेथ ने घबराकर टॉर्च की रोशनी उस दरार से नीचे डाली। जैसे ही रोशनी अंधेरे को चीरते हुए अंदर पहुंची, उसकी सांसें थम गई। नीचे लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्हें प्लास्टिक की बोरी में बांध कर रखा गया था। वे सभी वही औरतें थीं जिनकी तस्वीरें ओवेन के लैपटॉप में थीं। ये सब देखने के बाद बेथ अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भागी। घर पहुंचते उसने तुरंत क्लेयर का नंबर मिलाया, पर क्लेयर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने क्लेयर को वॉइस मैसेज भेजकर सब बताया। बेथ के कपड़े और जूते कीचड़ से सने हुए थे। वो बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगी। तभी लिविंग रूम में रखा साउंड सिस्टम अपने आप बज उठा। उस पर वही म्यूजिक बज रहा था जिसे कभी ओवेन बजाया करता था। बेथ तुरंत कपड़े पहनकर बाहर आई तो देखा साउंड सिस्टम बंद हो चुका है। बेथ के मन में उम्मीद जगी। उसे लगा ये जरूर ओवेन की ही रूह है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखें नम हो गई। वो कांपती आवाज में ओवेन को पुकारने लगी, पर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। बेथ ओवेन के ना होने का दर्द संभाल नहीं पा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। पर तभी बेथ की नजर बाथरूम के शीशे पर पड़ी। शीशे पर भाप की परत जमी थी और उस पर लिखा था हियर, यानी यहां। कोई तो था जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रहा था। बेथ शीशे को करीब से जाकर देखने लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई मौजूद है। बेथ ने जब फर्श की तरफ देखा तो उसके अलावा किसी और के भी पैरों के निशान थे। बेथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ किसी अदृश्य साए से टकराया। उसे यकीन हो गया कि ये ओवेन ही है।
उसने उस साये को गले से लगा लिया। बेथ ने पूछा, ओवेन, ये तुम ही हो ना? उस साये की आवाज गूंजी, नहीं, मैं ओवेन नहीं हूं। ये सुनकर बेथ एकदम सन्न रह गई और झटके से पीछे हट गई। ये ओवेन नहीं, ये कुछ और ही था जो उसकी तरफ आकर्षित था। घबराई हुई बेथ बाथरूम से निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकल पाती दरवाजा बंद हो गया। तभी बेथ की नजर बाथरूम के आईने पर पड़ी। आईने में कोई औरत दिख रही थी जो दिखने में बेथ के जैसी ही थी। अचानक उस औरत के पीछे से ओवेन आया और उसने उस औरत का सर शीशे में दे मारा। वो औरत जख्मी होकर बेहोश हो गई। बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस अनजान साये ने बेथ का गला पकड़ लिया और उसका सर भी आईने में दे मारा। बेथ का सर चकराने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम से बाहर निकली और अपने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर बिस्तर के पास रखी घड़ी पर पड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। बेथ ने देखा कमरे के अंदर दो लड़कियां थीं जो छुपने की कोशिश कर रही थीं। तभी ओवेन उसी औरत को कमरे में घसीटते हुए लेकर आया जिसने उसे अभी अभी घायल किया था। वो उसके हाथ पैर बांधने लगा, ठीक उसी तरह जैसे उस अजीब सी मूर्ति के बंधे थे। बेथ समझ गई कि आईने से चोट खाने के बाद वो सपनों की दुनिया में आ गई है और वो अभी ओवेन के बनाए उस उल्टे घर में मौजूद है। तभी बेथ को वहां वही साया खड़ा दिखा। वो साया ओवेन को उस लड़की को मारते हुए देख रहा था। तभी उस साये ने पलटकर बेथ की तरफ देखा। बेथ घबराकर तुरंत नीचे भागी। नीचे जाते ही उसने देखा ओवेन एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी वो शैतानी साया बेथ को अपनी ओर खींचने लगा। वो जमीन पर गिर गई और घिसटती हुई आगे की तरफ खिंची चली गई। पर इसी दौरान उसे कई कमरे दिखाई दिए जिसमें ओवेन अलग अलग कमरे में अलग अलग लड़कियों को मार रहा था। बेथ कुछ और समझ पाती उससे पहले उस शैतानी साये ने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। बेथ लुढ़कती हुई नीचे लिविंग रूम में आ गिरी। उसके बाद बेथ खुद को संभालती हुई किसी तरह उठ खड़ी हुई। उसकी नजर सामने गई और वहां उसने जो कुछ भी देखा उससे उसके होश उड़ गए। सोफे पर ओवेन बैठा था और उसकी गोद में इस बार कोई नहीं, खुद बेथ आंखें बंद करके लेटी हुई थी, मानो वो गहरी नींद में हो। बेथ ने ओवेन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ओवेन नहीं हो, क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? ओवेन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सही पहचाना, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने अपनी मौत के बाद देखा था। मैं नथिंग हूं, यानी कुछ नहीं। सालों पहले जब तुम्हारी मौत हुई थी तो तुम्हें मेरे पास आना था, पर ऐन वक्त पर तुम्हें जिंदगी मिल गई। तुम मेरे साथ आते आते रह गई। उसके बाद से ही मैं तुम्हें दोबारा ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पति के कान में लगातार फुसफुसाता था कि वो तुम्हें मार दे, पर उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी जगह उसने मेरे लिए दूसरी लड़कियों को मारा, वो भी अपने बनाए हुए घर में जो तुम्हारे घर से बिल्कुल उल्टा था। कुछ समय के लिए मैं भी धोखा खा गया, लेकिन अब मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने पास ला कर रहूंगा। तुम अभी मेरी दुनिया में हो और जो कुछ भी तुमने देखा वो ओवेन का अतीत था। अफसोस, तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान गई। अब तुम्हारी बारी है। बेथ ने जब ये सुना तो वह फिर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी नथिंग ने उसे पकड़ लिया। बेथ का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसके हाथ पैर खुद ब खुद वैसे ही मुड़ गए जैसे उस शापित मूर्ति के मुड़े थे। बेथ ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तभी बेथ को आसमान में दो चांद दिखे, एक सफेद था, दूसरा लाल। ये दोनों चांद असली और उल्टी दुनिया को दर्शा रहे थे, या कहें ये जिंदगी और मौत के भी प्रतीक थे। बेथ ने अपना होश खो दिया। जब उसे होश आया तो उसने झील के किनारे खुद को एक बोट में पाया। आसमान में लाल चांद और उसकी रोशनी बिखरी थी। उसके ठीक सामने नथिंग ओवेन के रूप में शांत बैठा था। बेथ ने कांपती आवाज में पूछा, ओवेन कहाँ है? नथिंग ने जवाब दिया, वो जा चुका है। उसे लगता था कि वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, पर वो गलत था। बेथ चुपचाप उसकी ओर देखती रही। नथिंग ने धीरे धीरे रिवॉल्वर उसकी ओर बढ़ाई और कहा, अब तुम मेरे पास लौट आओ, खत्म कर दो इस जिंदगी को। दूसरी तरफ असली दुनिया में सुबह हो चुकी थी। क्लेयर बेथ के घर उसका हाल चाल लेने पहुंची थी। दरवाजा खुला था और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने घर में बेथ को हर जगह ढूंढा, पर वो वहां नहीं मिली। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े उस खाली एविडेंस बैग पर गई जिसमें उस गन को होना चाहिए था।
जिससे ओवेन ने सुसाइड किया था। ये ध्यान में आते ही क्लेयर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये गन जरूर बेथ के पास होगी। क्लेयर घबराकर बाहर भागी और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। कुछ दूर झील के किनारे उसने बेथ को बोट में बैठे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में है। क्लेयर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दरअसल बेथ इस दुनिया में तो थी, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी उस उल्टी दुनिया में फंसा हुआ था। इधर दूसरी दुनिया में बेथ नथिंग के बहकावे में आ चुकी थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। वो रिवॉल्वर अपनी ओर मोड़कर ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी क्लियर की आवाज गूंजी, बेथ। क्लियर की पुकार से बेथ होश में आ गई। उसने अपनी आंखें असली दुनिया में खोल लीं। वो अब नथिंग के प्रभाव से बाहर निकल आई थी। क्लियर अब तक वहां पहुंच चुकी थी। उसने बिना एक पल गवाए झील में छलांग लगा दी और बोट के पास पहुंचकर बेथ को खींच लिया। बेथ भी पानी में जा गिरी। ठंडी लहरों में गिरते ही बेथ को पूरा होश आ गया था। क्लियर अपनी पूरी ताकत लगाकर बेथ को किनारे तक खींच लाई। मेल भी वहां पहुंच चुका था। उसने उन दोनों को ऊपर खींच लिया। क्लियर ने बेथ को कसकर गले लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया बेथ, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। पर बेथ की नजर अब भी झील में मौजूद बोट पर टिकी थी। मेल ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या देख रही हो बेथ, वहां कुछ नहीं है। पर बेथ को उस बोट पर एक परछाई दिख रही थी जो कुछ ना होते हुए भी मौजूद थी, यानी कि नथिंग। तो दोस्तों, ये थी द नाइट हाउस, जो एक केवल दिल दहला देने वाली हॉरर फिल्म ही नहीं है, बल्कि इसमें गहरा मैसेज भी छुपा हुआ है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब इंसान दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हार जाता है। किसी हादसे या किसी अपने को खोने का दुख हमें इतना तोड़ देता है कि अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। भले ही सब कुछ सही हो, लेकिन मन चीख चीख कर कहता है कि अब कुछ नहीं बचा। वो मायूसी, वो खालीपन, वो डिप्रेशन, वो भी एक प्रकार से नथिंग ही है जो इंसान को मौत की तरफ धकेलता है। नथिंग के समान डिप्रेशन भी एक शैतान ही है जो एक काले साए की तरह हमारे साथ चलता है। हम जितना इसे अंदर दबाएंगे, ये उतना ही हावी होता जाएगा। इस शैतान को हराने का एकमात्र तरीका है अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करना, उनके साथ अपना दुख बांटना। जैसा कि फिल्म में बेथ अपनी दोस्त क्लेयर से अपनी सारी तकलीफें साझा करती थी। क्लेयर ने भी बेथ को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अंत में क्लेयर की आस की आवाज ने ही बेथ को उस हिप्नोटिक स्टेट से बाहर खींचा और बेथ ने मौत के बजाय जिंदगी को चुना। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि फिल्म के आखिरी सीन में काली परछाई यानी नथिंग बेथ को बोट पर दिखाई देता है। असल में यह सीन बताता है कि डिप्रेशन कभी भी पूरी तरह गायब नहीं होता। वो हमारी परछाई बनकर साथ रहता है, लेकिन हमारे जीने की चाह और अपनों का प्यार उसे दबा कर रखता है। अंत में यह फिल्म हमें यही संदेश देती है कि जिंदगी बेहद कीमती है, इसे जानबूझकर मत खोइए। जब भी वो दुख या डिप्रेशन आप पर हावी होने लगे तो उसे अकेले में मत झेलिए। आवाज लगाइए, अपने दोस्तों या परिवार से बात कीजिए। याद रखिए, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए बस एक हाथ थामने की जरूरत होती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।